लगातार ये महाकवरेज जारी है और मेरे पीछे लिखा हुआ ये संदेश भी देख लीजिए। निकाय में कमल खिल चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जी हां, इन शब्दों को याद रखिए, अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 10 की 10 नगर निगम, या तो नगर निगम में बीजेपी जीत चुकी है या फिर बहुत बढ़त बनाए हुए है, यानी कि 10 निगम में बीजेपी पूरी तरह से जीत रही है। अब नगर परिषद में भी वही चीज है। निकाय के दंगल में बीजेपी का मंगल जरूर हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव में यह बीजेपी की बम्पर जीत है और सीएम साय के नेतृत्व में बताया जा रहा है कि शहर की सरकार में यह कमल खिला है। सीएम साय के नेतृत्व में बीजेपी ने यह जीत का परचम लहराया है। शिल्पकार कौन है ये समझ जाइए। विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिर्फ इस बात से नहीं कि आप आकलन कीजिए, सभी निकायों में प्रचार का जिम्मा भी उठाया, रोड शो किए और मूल मंत्र को समझिए। मूल मंत्र कहता है कि विष्णु के नेतृत्व पर जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं उन्होंने भरोसा जता दिया। विष्णु का सुशासन जीत गया। जो ठोस निर्णय थे वो जनता को पसंद आ गए। सादगी वाला चेहरा, कार्यकुशलता, सरकार संगठन में समन्वय, ये मुहर लगाई है जनता ने। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रत्यक्ष चुनाव के बावजूद भी सभी बड़े निकाय बीजेपी ने जीत लिए या जीत की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद स्थानीय निकायों में यह सबसे बड़ी सफलता बीजेपी की, यह बड़ी बात है। विष्णु की सादगी, लोगों को भाई मुख्यमंत्री के तौर पर जिस प्रकार से, और देखिए अब बात अभी हम सूबे के मुखिया की कर रहे थे, प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव के ये डांस की और ये जो उनको घेरे हुए हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, अभी इनकी संख्या 500 है, 1000 है, 1500 है, वो आप तय कीजिए। लेकिन आज बीजेपी इसी तरह से अपनी जीत मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से सत्ता वापसी करती है, तो वही बीजेपी 1 साल के बाद निकाय चुनाव में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी करती है। और इस वक्त अब हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, और रायपुर में भी हम आपको लिए चल रहे हैं बीएसटीवी के स्टूडियो। यहां सुबह से खबरों की भरमार जारी है, एक एक खबर का ब्यौरा आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त हमें बीएसटीवी के रायपुर स्टूडियो से हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उमेश घोरमोड़े साहब हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजय साहू साहब हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले अवधेश जी, आप मेहमानों से चर्चा शुरू करें, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। ये 2 लाइनें हमारे दर्शकों को डिकोड जरूर कीजिएगा। अब तक की सबसे बड़ी जीत, जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब हम यही कह रहे थे साहब, इतना तो रमन सरकार जब 3 बार बनी थी तब बहुमत नहीं आया। ये क्या करिश्मा है, क्या दशकों से आप न केवल छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बल्कि जी भी रहे हैं। तो एक ओवरऑल अगर जानकारी की शुरुआत यहां से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आपने सही कहा कि एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आप सत्ता में हैं और उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव में जाके 10 के 10 नगर निगम, माफ कीजिएगा 14 के 14 नगर निगम जीत जाते हैं, तो ये चमत्कार नहीं था साहब। ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पीछे कहती थी कि ये मैनेजमेंट है, लेकिन अब जो चमत्कार प्रदेश की जनता ने दिखाया है, जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है, इसे आप चमत्कार कह सकते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जुड़े हमारे साथ, बड़े राजनीति के बड़े विश्लेषक है, राजनीति शास्त्र के बड़े प्रोफेसर है, इन्हें राजनीति में लोग विश्वविद्यालय कहते हैं। वो सहमत होंगे मेरी बातों से कि जिस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव में 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी का दबदबा, राजधानी रायपुर विवेक जी सबसे ज्यादा मार्क करने वाला विषय कि 1,40,000 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही है। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 1 लाख का आंकड़ा महापौर के चुनाव में पार किया गया हो।
बामुश्किल 15, 20, 30 हजार से जीत हार होता रहा है। 1 लाख का आंकड़ा पार कर देना, छोड़ दीजिए 1 लाख के आंकड़े, 70 वार्ड पार्षद, 70 में से 60 में बीजेपी का दबदबा। आप समझ में कि सुपड़ा साफ जो सत्ताधारी दल अभी तक थी छत्तीसगढ़ में निकाय में, आज दिनांक तक, परिणाम से कुछ देर पहले तक 60 में बीजेपी का दबदबा, 7 में कांग्रेस, केवल 7 में, दहाई का आंकड़ा नहीं है, और 3 में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। यह इतिहास है। डॉक्टर साहब, जब इस पे एक बार समीक्षा कीजिएगा कि ये तो जादू जनता ने दिखाया है कि साहब 10 के 10 नगर निगम प्रत्यक्ष चुनाव के बाद भी बीजेपी जीत रही है, वो भी बड़े मार्जिन से। जीत हार के अंतर पे नजर डालिए, 40,000, 30,000, 1,40,000 से आगे। डॉक्टर साहब जी, अप्रत्यक्ष प्रणाली जो होता है उसमें साम दाम दंड भेद इसकी गुंजाइश भी रहती है। प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल की एंटी इंकम्बेंसी और उसको कांग्रेस जिस तरह से कह सकते हैं कि नेतृत्व का भी अभाव यहाँ दिखाई दिया संगठन के लेवल पर। अब बीजेपी में जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ, कोई विवाद नहीं वहां पर के टिकटों के ऊपर, या फिर पार्टी के एक बार अधिकृत प्रत्याशी बन गए उसके बाद स्वीकार थी। तो इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोकसभा में, विधानसभा चुनाव में और साथ ही साथ यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से यूरोप पैमाने पर सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता मिली है, और यह नगरीय निकाय चुनाव तो रिकॉर्ड बना चुकी है। और चौथे फेज का जो अभी चुनाव होना है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या वहां पर भी 3100 रुपए क्विंटल का जो साय सरकार के नेतृत्व में बीजेपी प्रदान कर रही किसानों को, वो भी बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक हो सकता है। लेकिन संसाधन के मामले में कांग्रेस और संगठन के मामले में कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी, और ये जीत को निश्चित रूप से आपको बधाई देने का दिन है। बीजेपी को बधाई मिलना ही चाहिए। तो उनसे जरूर इस बात की समीक्षा की जाएगी, जरूर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि साहब ऐसी उम्मीद तो केवल बीजेपी को थी, आपको या आम जनता को नहीं थी कि आप सुपड़ा साफ हो जाएगा। रायपुर में 70 में से 60 पे कमल आगे दिखाई पड़ रहे हैं। उमेश जी मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी के बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं। उमेश जी, आपका स्वागत भी है। और जब इस बात पे प्रकाश डालिएगा कि ठीक है आप थोड़े से जमीन से ऊपर आज दिख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा क्लीन स्वीप बीजेपी को कैसे? देखिए उदेश जी, हम धरातल में ही हैं और धरातल में रहना ही सच्चाई है। जो लोग धरातल से ऊपर उड़ रहे थे, जो उड़न खटोला लेकर के चले या अपने आत्म मुग्धता में हवा में रहे, उनका हश्र जनता ने क्या किया वो समय समय पर हमारे आपके सामने आता रहा है। निश्चित तौर पर हमारी जीत हुई है। हमारी जो अपेक्षाएं थी, हम कहते भी रहते थे, इससे पहले भी डिबेट होते थे, उसमें हम लगातार कहते थे कि 10 में से 10 सीटों पर हमारी जीत होनी है, क्योंकि हम जनता के बीच में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर गए थे। बीते 13 महीनों के अंदर जो विष्णुदेव साय सरकार में सुशासन में जो हमने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया, जो हमने कमिटमेंट किए थे, मोदी की गारंटी में जो हमने वादे किए थे, उन वादों को हमने धरातल पर उतारा। और जनता कभी भी किसी विशेष तौर पे मतदान नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। जनता अपने विश्वास के पैमाने पर जिसे खरा पाती है, जिस पर भरोसा जताती है, जनता हमेशा से उसके साथ जाती है। और मैं तो छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की महान जनता अपने विवेक से इतना स्मार्टली मतदान करती है। ये केवल इसी चुनाव का विषय नहीं है, इसके पहले 23 के चुनाव का भी विषय है, और मैं 18 का भी जिक्र करूंगा, जब
जनता ने हमको जनादेश दिया था कि हम विपक्ष में बैठें और फिर जनता का पुनः विश्वास हमने जीता है, तो वो यूं ही नहीं जीता है, हम अपने कार्यों को धरातल पर जनता के सामने कर कर हमने दिखाया है और जनता का विश्वास पुनः हमने प्राप्त किया है। अब चूंकि जनता ने इतना बम्पर बहुमत हमको दिया है, हमको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो हमको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी का भी एहसास है। आज जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, अटल विश्वास जताया है, ट्रिपल इंजन के साथ जनता छत्तीसगढ़ का विकास चाहती है, ये स्पष्ट संदेश जनता ने हमको दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे, इसका बखूबी हमको विश्वास है और इसीलिए हम धरातल पर हैं उदेश जी, और धरातल पर रहकर ही हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। आने वाले समय में धरातल पर उन तमाम कमिटमेंट को, उन तमाम वादों को, ठीक है उमेश जी उतारेंगे नहीं साहब, जनता उतरवा लेगी, जनता है निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप कर सकती है, वो काम भी करवा इसीलिए हम धरातल पे हैं। आप ये मत कहिए कि हम करेंगे, जनता करवा लेगी, आप निश्चित तौर। डॉक्टर साहब बने हुए, मैं जब एक बार उनका रुख करता हूँ। डॉक्टर साहब, जनता ने जो भरोसा जताया है वो सत्ताधारी दल सत्ता की जिम्मेदारियों को दोगुना नहीं साहब तिगुना कर दिया है। क्या जितना केकवाक अब तक दिखाई पड़ा, आगामी समय में जनता के भरोसे पे खरा उतर पाएगी तमाम चीजें? डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे लोकसभा में या फिर विधानसभा चुनाव में। पार्टी की प्रत्याशी मीनल जी को बधाई देता हूं कि वो एक निर्णायक पोजीशन पर पहुंच गई हैं और जिस तरीके का परिणाम आ रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इस तरह से कह देना कि ये परिणाम एकदम डिफरेंट है तो ये नहीं होगा। उनके पास धन बल है, प्रशासन उनका है, शासन उनका है, तो ये परिणाम तो ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये भी होनी चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वो हार गए, उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वो हार गए, तो जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो अपने गृह क्षेत्र को नहीं बचा सके। एक ही साल हुआ है उनको मुख्यमंत्री बने हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए, हाँ हम तो जहां पहुंचे वो हमारा बोनस है, क्योंकि सरकार तो हमारी थी ही नहीं। ठीक है उमेश जी, जवाब दे दीजिए। गंभीर सवाल है और चिंताजनक सवाल है कि साहब अगर आप नेतृत्वकर्ता के क्षेत्र में ही चुनाव हार जाएंगे तो प्रदेश में जीत का श्रेय तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए उत्तरदायित्व भी आपके पास है। जरा जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के दिल बहलाने के लिए एक ये बहाना ठीक है, अच्छा है, कांग्रेस को इतना मौका मिलना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उस पर्टिकुलर सीट, उस पर्टिकुलर वार्ड का जिक्र हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जनता का जनादेश है और स्थानीय स्तर पे, वार्ड के स्तर पे कई प्रकार के फैक्टर रहते हैं, कई प्रकार के समीकरण रहते हैं। प्रत्याशी के व्यक्तिगत छवि का विषय रहता है, जातिगत समीकरण रहते हैं और कई प्रकार के समीकरण रहते हैं। निश्चित तौर पे वहां पे पराजय हुई है, जनता ने जनादेश दिया है। आने वाले समय के अंदर हम उस पर भी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद निश्चित तौर पर चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सीट को लेकर के अपने आप को अगर दिलासा देकर के कांग्रेस के नेता अगर खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इतना बहाना आपके लिए काफी है खुश होने के लिए। लेकिन क्या अन्य सीटों के अंदर भी हम कांग्रेस के भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके आसपास के सीट, उनके वार्डों के सीटों का भी आंकड़ा निकाल करके ये आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि भैया आप हार गए। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर में जो सुशासन का मैसेज गया, लगातार आरोप लगाते थे कि तमाम चीजें ये है वो है, पिछले बीते 13 महीनों में कुछ नहीं किया, लेकिन जनता ने बता दिया और केवल एक जगह पे नहीं, पूरे 10 नगर निकाय क्षेत्रों के अंदर में एक साथ इस प्रकार का परिणाम आना इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि जो हमने जनता के बीच में कार्य किए हैं उसका रिबिट, उसका आशीर्वाद जनता ने दिया है। और मैं फिर कहूंगा कि जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम पर जिम्मेदारियों, हमको जिम्मेदारियों ठीक का है उमेश जी, हम निर्वहन करेंगे। ठीक है उमेश जी, ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब विवेक का रुख कर लेता हूं, भोपाल स्टूडियो से लगातार बने हुए हैं और गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन भी बने हुए हैं। तो विवेक, वॉट टू यू, जब गरियाबंद के समीकरण को जनता को समझाने की कोशिश कीजिए मनमोहन के जरिए कि क्या कुछ हुआ गरियाबंद में। काफी चर्चाएं थी गरियाबंद को लेकर। विवेक, धन्यवाद अवधेश जी। और सीधे मनमोहन इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनमोहन, बहुत ज्यादा धूप है लेकिन आज बीजेपी को सब कुछ सहन है साहब, ये इतिहास रच दिया है। जहां से भी फीड आ रही है या तो ढोल बज रहे हैं या मिठाई खिलाने का दौर चल रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा आज तो।
गरियाबंद जिले में कहीं खुशी कहीं गम, ये जैसे माहौल कहीं है। खुशी कभी गम। गरियाबंद जी बिल्कुल। देखिए, गरियाबंद जिले की बात करें तो गरियाबंद जिले में एक नगर पालिका के साथ 5 नगर पंचायत पर चुनाव संपन्न हुए थे। बीजेपी कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टी खूब पसीना बहाई और कहीं न कहीं अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थी। देखिए, लेकिन गरियाबंद जिले में एक ऐसी तस्वीर आज निकल के आई है कि गरियाबंद नगर पालिका में कमल खिल गया है। तो वहीं दो जहां पर नए नगर पंचायत बने थे, कोपरा और देवभोग, यहाँ पर एक में कांग्रेस को बढ़त मिली है तो वहीं एक में बीजेपी को बढ़त मिली है। कहीं ना कहीं गरियाबंद जिले भर की बात करूं तो गरियाबंद जिले भर में 2 जगह सिर्फ कांग्रेस जीत पाई है, बाकी जगह पर बीजेपी ने यहाँ पर कमल खिला दिया। केवल मैं निश्चित रूप से केवल 2 जगह, मतलब 2 वार्ड में बस कांग्रेस जीत पाई है। 2 नगर पंचायत, 2 नगर पंचायत। अच्छा, आप ओवरऑल बता रहे हैं। ठीक है 2 नगर पंचायत। देखिए, 2 नगर पंचायत की मैं बात करूं, देवभोग नगर पंचायत में कांग्रेस के राजेश तिवारी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो वहीं हम फिंगेश्वर की बात करें तो फिंगेश्वर में भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं बाकी जगह की बात करें तो बाकी जगह पर बीजेपी ने अपना जीत दर्ज किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नगर पंचायत राजिम की हम बात कर रहे थे, राजिम नगर पंचायत में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल की दखल रहती है। अमितेश शुक्ल उस क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। हालांकि इस बार अमितेश शुक्ल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर विवाद की स्थिति देखी गई, क्योंकि अमितेश शुक्ल अपने मनपसंद व्यक्ति को यहाँ पर नगर पंचायत राजिम में प्रत्याशी बनाए, तो वहीं लोगों ने विरोध भी किया और कांग्रेस में कई सारे जो बागी प्रत्याशी हैं वो खुलकर मैदान में, और बागी प्रत्याशियों ने भी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ा है। देखिए, नगर पंचायत देवभोग की हम बात करें, नगर पंचायत देवभोग में कांग्रेस को सीट मिली, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है राजेश तिवारी, उन्हें जीत दर्ज मिली। तो वहीं कोपरा में भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि जो नए नगर पंचायत कोपरा बने हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती थी। लेकिन टिकट बंटवारे में जिस तरीके से कांग्रेस का जो पुराना जो हिसाब है, कहीं ना कहीं अंदरूनी मामले से कांग्रेस अपनी अंतर कलह से जूझती है, उसका परिणाम भी कांग्रेस को यहाँ पर देखना पड़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस में टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव की कैंपनिंग तक की हम बात करें विवेक, देखिए, मैं नगर पंचायत देवभोग के मैं इस वक्त मौजूद हूं और नगर पंचायत देवभोग में कांग्रेस का प्रत्याशी राजेश तिवारी, वन मैन आर्मी, जो व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार कर अपनी परचम लहराया, लेकिन कांग्रेस के कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं पहुंचे, सिर्फ विधायक को छोड़कर। लेकिन हम भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर अपने पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव, तमाम चलिए समझा जा सकता है। मनमोहन, अच्छी स्टडी आपने की है कि कांग्रेस, मनमोहन, दरअसल ये तस्वीरें कमोबेश प्रदेश भर में देखने को मिली कि जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया उनके दम पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती दिखी। ऐसा नहीं है बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की, लेकिन जिस तरह से 114 नगर पंचायत में, 49 नगर पालिका परिषद में, 10 नगर निगम में, बड़े स्तर पे लगभग 180 निकायों पे चुनाव, तो ऐसे जगह पे सब जगह ताकत झोंकना एक बड़ी चुनौती तो थी। वो भी तब कांग्रेस के सामने, विवेक जी इस बात को समझना होगा, जब कांग्रेस 2023 में सत्ता से बेदखल हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो 11 में से 10 सीटों पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। एक उपचुनाव जब रायपुर दक्षिण का हुआ, उस वक्त कांग्रेस ने कहा कि साहब ये सबसे सुनहरा मौका कांग्रेस को रायपुर दक्षिण में सेंध लगाने का है। 8 बार बृजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन बावजूद उसके सुनील सोनी कितने वोटों से जीतते हैं, जिससे कम वोट कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को मिलता है, तकरीबन 50,000 वोट से, उससे कम वोट पाते हैं। तो ये स्थितियां हैं और बड़ी चुनौती है। रवि जी बड़े गंभीरता से इस बात को कह रहे थे कि साहब सत्ता नहीं हमारे पास, धन बल नहीं हमारे पास, तो इसका थोड़ा सा जो नुकसान है वो जरूर राजनीतिक दल को उठाना पड़ता है। लेकिन रवि जी, सवाल ये है साहब कि 2018 में जब सत्ता में आप काबिज हुए 15 सालों के बाद, उस वक्त रायपुर में दूसरी बार नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता थी। 2 बार आपने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अपना परचम लहराया है रायपुर में, लेकिन इस बार लगभग 1,35,000 वोट से पीछे चल रहे मौजूदा स्थिति में। रवि जी देखिए, प्रश्न गंभीर है और मैं कोशिश करता हूं उत्तर देने की। देखिए, आप बात को समझिए, पहले क्या होता था, अगर आप नगरीय निकाय की बात करेंगे
तो चेहरे पे चुनाव होता था कि कौन सा प्रत्याशी है, प्रत्याशी को देख करके जनता वोट देती थी, जिसका परिणाम ये होता था कि 70 वार्ड की अगर हम बात करें तो 10-10, 12-12 निर्दलीय जीत करके आते थे, बिल्कुल, क्योंकि जनता उन पे भरोसा करती थी और लगता था कि वो उनके काम करेंगे। आज के आप परिणाम उठाइए, आप देखिए निर्दलीय है ही नहीं, बहुत नहीं के बराबर है वो, चाहे आप नगर पंचायत की बात करिए, नगर परिषद की बात करिए, या अगर शहरों में जो पार्षद जीत करके आए हैं उनकी बात करिए। जनता का एक मूड स्विंग दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि वो पार्टी की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बात कही, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और उनकी वर्तमान सरकार, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के वादे अच्छे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे थे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुझे झुकती हुई दिख रही है कि उनको लगा कि नहीं, कि एक सिंबल के साथ चले जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा ना वोट स्विंग दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को या अपनी चीजों को आकलन नहीं करेंगे। हम आकलन करेंगे कि कहां गलती, कहां कमी रह गई। हाँ, एक बात जरूर है कि सत्ता इनकी है, धनबल इनके पास बहुत बड़ा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े घराने इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके सामने तो हम उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रयास जरूर करेगी कि भले ही कितने भी आंधी आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास हमारा जारी रहे। ठीक है रवि जी, मैं उमेश जी आपसे जवाब इस बात पे जरूर लूंगा, लेकिन एक बार मैं डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। रवि जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जनता का मूड स्विंग हो रहा है। पहले देखिए 10-10, 12-12 निर्दलीय बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में होते थे। मैं एक कदम और आगे उसको बता रहा हूं रवि जी, अपने दर्शकों को आपने अच्छा पॉइंट उठाया है कि डॉक्टर साहब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस बार जब रायपुर की बात कर रहे हैं, 70 वार्डों में जब फाइनल लिस्ट जारी हुआ तो चौंकाने वाले नाम सामने आए, मतलब नंबर सामने आए कि साहब 70 में से 10 से ज्यादा ऐसे वार्ड थे। मैं गंभीरता के साथ नंबर को फिर से कोट कर रहा हूं कि 70 में से 10 से ज्यादा ऐसे वार्ड थे जहां पे केवल 2 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के थे, जबकि इससे पहले चुनाव, पिछले चुनावों में कभी ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय स्तर के चुनाव पे भरपूर प्रत्याशी होते थे, निर्दलीय तौर पे 8-8, 10-10 कैंडिडेट मैदान में होते थे, लेकिन 10 से ज्यादा वार्ड में केवल बीजेपी और कांग्रेस, दो तरफा मुकाबला। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इसे आप? एक तो पार्टियों, दूसरी बात है जो चुनाव में खर्च होता है, समस्त निर्दलीय प्रत्याशी इसका वहन कर पाएंगे कि नहीं, उनको अंततः परिणाम मालूम रहता है। या फिर कई बार कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद की श्रृंखला के तहत कई लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। ये ज्यादातर विधानसभा चुनाव में दिखाई देता है डॉक्टर चौधरी। देखिए, रायपुर नगर निगम की बात है तो यहाँ पर पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुआ, राम सुंदर दास जी जैसे व्यक्ति को चुनाव ब्रिजमोहन जी हराए, आकाश शर्मा जी चुनाव हारे, और बीजेपी से महापौर के रूप में ब्राह्मण समाज की एक महिला के ऊपर बीजेपी विश्वास रखी। तो यहाँ पर कांग्रेस को चाहिए था कि प्रमोद जी ठीक है, माहिर खिलाड़ी रहे, नगर निगम के महापौर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उसी के परिवार में टिकट देने के बजाय अन्य समाज की जो वरिष्ठ महिलाएं हैं या सक्रिय महिलाएं हैं उनको और देते। मैं उदाहरण दूं, यहाँ जब आप जनसंख्या का वितरण देखेंगे डॉक्टर अवधेश जी, मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे अभी आज उमेश भाई भी हैं और रवि भाई भी। सिंधी समाज रायपुर में राउंड फिगर 1 लाख मतदाता है। अगर इस वर्ग से कांग्रेस किसी महिला को अपना प्रतिनिधित्व या टिकट देती तो वो ज्यादा सही होता, या मैं सिर्फ सिंधी समाज की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य वर्ग से दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। और मूल बात यह है, यहीं पर वंशवाद की राजनीति की भी बात आ गई और कांग्रेस रायपुर नगर निगम चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में हिट विकेट होते हुए कंप्लीट नजर आ रही। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग पे फोकस कांग्रेस को करना था, बनस्पत आप किसी नेता की पत्नी को टिकट दे रहे हैं। ठीक है, प्रमोद दुबे जी ने बड़े गंभीरता से, बड़े दमदारी से डिफेंड किया कि साहब
दीप्ति दुबे की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, अपनी पहचान है, लेकिन फिर भी उनके साथ प्रमोद दुबे का नाम है। बड़ी चुनौती थी। ठीक है उमेश जी, जब आप जवाब दीजिएगा। रवि जी गंभीरता से कह रहे कि साहब संख्या कम है, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। धनबल नहीं है उनके पास, सत्ता बल नहीं है उनके पास। जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब इसका देना चाहूंगा। एक तरफ जहां मैं कांग्रेस पार्टी को देखता हूं, इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी को हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक लंबा अनुभव है, एक लंबे नेताओं की फहरिस्त है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ कहां रही थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के अंदर में इस चुनाव को लेकर के क्या रणनीति थी, क्या तैयारी थी। इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का तमगा लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी यदि अपने प्रत्याशी तक घोषित ना कर पाए, राजधानी रायपुर के अंदर में 70 में से कई प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ना कर पाए, राजधानी रायपुर के अंदर में परिवारवाद को प्राथमिकता में रख के टिकट का वितरण करे, राजधानी रायपुर के अंदर में यदि कांग्रेस पार्टी को कोई महिला कार्यकर्ता ना मिले, पूर्व महापौर के परिवार के अंदर टिकट देना पड़े, पूर्व महापौर और उसके और परिवार के सदस्यों को पार्षद का चुनाव लड़ाना पड़े और परिणाम में पूर्व महापौर का रिजल्ट ही पराजय वाला निकल करके आए और पूरे प्रदेश के अंदर में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों की कांग्रेस घोषणा ना कर पाए, 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाए और कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग जाएं, तो अब इसके बाद मुझको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का तमगा लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को मैं समझता हूं कि इस परिणाम के बाद आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय चुल्लू पर पानी ले लेना चाहिए। आगे वो समझदार चुनावी परिणाम है साहब, पानी उन्हीं चुल्लू भर पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। चुनाव है, हार जीत लगे रहता है, सिक्का के 2 पहलू, तीसरे पहलू में बिल्कुल चुल्लू भर पानी का स्थान नहीं है, या तो जीत या तो हार। मैं लौटूंगा। आपने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस के पास एक महिला प्रत्याशी, महिला चेहरे की अभाव थी, लेकिन बीएसटीवी के पास महिला संवाददाता है दुर्ग में। मैं विवेक को कहूंगा कि विवेक जरा दुर्ग के उस समीकरण को अनुभूति के जरिए समझिए और दर्शकों को समझाइए जिस दुर्ग ने आज इतिहास रचा। पाटन का जिक्र, अमलेश्वर का जिक्र, दुर्ग नगर निगम का जिक्र, तमाम ऐसे जगह है जहां पे आज दुर्ग की जनता ने इतिहास रचा है। अनुभूति बनी हुई है हमारे साथ। विवेक, ओवर टू यू। जी शुक्रिया अवधेश जी। तो अनुभूति आपसे ही जानना चाहेंगे, ये भूपेश बघेल का क्षेत्र कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के, क्या यहाँ पर कुछ भी कांग्रेस को हासिल हुआ, थोड़ा बहुत भी? क्योंकि बीजेपी यहाँ जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तो सिर्फ बीजेपी का ही झंडा दिखाई दे रहा है दुर्ग में। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर 7 निकायों में चुनाव हुए हैं और 7 निकायों में से एक जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गया है। यानी कि अहिवारा की बात करूं तो अहिवारा नगर पालिका जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी ने वहां पर जीत हासिल की है, जो कि भाजपा से बागी थे, उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा जो तमाम निकाय है, 6 निकायों में भाजपा ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री जी का गढ़ कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कोई भी एक तरह से कीर्तिमान नहीं हासिल किया। वो खाता ही नहीं खोल पाई, ना अध्यक्ष का ना महापौर का। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ही कांग्रेस हार गई है। काफी बड़ी बात है। देखिए महत्वपूर्ण बात अभी डिबेट में भी सुन रही थी कि देखिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने लगता है पहले से ही अपनी हार मान ली थी और यही वजह थी कि इस पूरे चुनाव में 7 निकायों की बात करूं तो तमाम बड़े नेता नदारत के प्रत्याशियों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया था कि वे अपने हिसाब से प्रचार करें और कहीं ना कहीं ये कभी लोग भी महसूस कर रहे थे। और निश्चित तौर पर जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व होता है और ये कहीं ना कहीं इस बार साबित भी हो गया है और भाजपा तकरीबन सभी निकायों में जीत कर आई है। बिल्कुल। अनुभूति मेरा एक सवाल है, अनुभूति एक सवाल है मेरा
कि जिस दुर्ग नगर निगम को दुर्ग जिले के तमाम 7 निकाय में चुनाव हुए, वहां पे आपने बड़ी बात कही कि बड़े नेताओं ने वहां पे कैंपेनिंग नहीं की, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है, विवेक जी भी है, तमाम मेहमान भी है, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, ये वही दुर्ग जिला और संभाग है जहां पे 2018 से 23 तक कांग्रेस की सत्ता शासन थी, तो 5 शायद 4 या 5 मंत्री केवल उसी संभाग से आते थे। अनुभूति इंक्लूडिंग सीएम, मुख्यमंत्री के सहित 4 या 5 मंत्री वहां से आते थे। उस दुर्ग संभाग में यह स्थिति की कांग्रेस ने अपना स्टार कैंपेनर नहीं उतारा, बड़े चेहरों को वहां पे तहरीज नहीं दी। अनुभूति यही सवाल हर किसी के दिमाग में था कि पूरे चुनाव में जो तमाम पूर्व मंत्री थे वो कहाँ गायब थे। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी नदारद कांग्रेस ने पहले ही हमली थी। शायद ये कह सकते हैं कि भाजपा के जो कार्य है उससे उन्हें मालूम था कि कांग्रेस जीत कर नहीं आएगी, या फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, शायद उन्हें 5 साल जो जनता है उन्होंने थोड़ा रेस्ट करने का मौका दिया है, तो 5 साल वो थोड़ा इंतजार करे, उसके बाद शायद फुल फॉर्म में वो चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह की जो बातें हैं, कोई मंत्री नजर आया ना पूर्व मुख्यमंत्री नजर आया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनके चेहरे पर भी निराशा थी। जो तमाम लोग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वार्ड पार्षद की बात की जाए या महापौर प्रत्याशी, अध्यक्ष प्रत्याशी की, सभी यही लगातार कह रहे थे कि बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद भी नहीं दी गई थी। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है अनुभूति, बिल्कुल कहा। जी विवेक जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। कांग्रेस को हार की एक चीज हमारे दर्शकों को डिकोड कर दीजिए, जो बात अनुभूति जी भी कह रही थी कि साहब इतने बड़े बड़े चेहरे यहाँ से हुआ करते थे लेकिन कुछ भी नतीजों में नहीं मिला। भूपेश बघेल साहब को कल ही एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन क्या बड़ा कारण रहा कि आप जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं, दुर्ग, मतलब कि भूपेश बघेल सरकार में तो दुर्ग को सौगातों का पिटारा होता था और न जाने क्या क्या मिलता था, जनता बिल्कुल भी मन से नहीं चुनी या पूरी तरह से दरकिनार किया कि नहीं साहब अभी तो बीजेपी ठीक है? अवधेश जी ये आपसे बिल्कुल देखिए, बेहद गंभीर है ये बात, बेहद गंभीर है। ताम्रध्वज साहू बड़े चेहरे पूर्व सरकार के, गृह मंत्री की जिम्मेदारी उनके पास, मोहम्मद अकबर बड़े कद्दावर नेता, बड़े चाणक्य कांग्रेस के वो कहे जाते थे, माने जाते थे, मैनेजमेंट में माहिर माने जाते थे, रुद्र गुरु एससी समाज के बड़े नेता, गुरु के रूप में उनकी पूजा तक होती है, वो भी उसी संभाग से आते थे, मुख्यमंत्री खुद वहां से थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 से 18 तक रविंद्र चौबे जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके थे विपक्ष में, वो भी मंत्री उसी संभाग से थे। बावजूद उसके दुर्ग संभाग में सुपड़ा साफ होना, सारे निकायों में कांग्रेस का बेदखल होना और बीजेपी का स्थापित होना, ये अपने आप में एक सवाल है। और देखिए बड़ी बात क्या है कि खाली पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, आप मुख्यमंत्री के भी कुनकुरी की बात कर लीजिए जिसका जिक्र किया जा रहा है, आप उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बात कर लीजिए, उनके भी नगर निगम में 10 साल तक महापौर थे डॉक्टर अजय तिर्की, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ गया। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जनता जनार्दन साहब वो अपना फैसला क्या करेगी किसी को नहीं पता, लेकिन चौंकाने वाले निर्णय है, ये चौंकाने वाले समीकरण है। आप कैसे विश्लेषण करेंगे? आप तो हजारों हजार छात्र को राजनीति शास्त्र पढ़ा चुके हैं और पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर अवधेश जी, मैं पाटन विधानसभा के 3 क्षेत्रों की चर्चा करता हूं। अमलेश्वर कांग्रेस हार गई, कुम्हारी कांग्रेस हार गई, पाटन कांग्रेस हार गई। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। कुनकुरी की बात डॉक्टर साहब, धमधार उतई को भी जोड़ लीजिएगा। मैं पर्टिकुलर पाटन विधानसभा की बात की, उसके बाद हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं। तो ये जितने भी मंत्रियों का नाम आप पूर्व मंत्रियों का भी रखे, लेकिन बीजेपी नगरीय निकाय के चुनाव में सरोज पांडे जी के छत्र छाया में स्वयं सरोज पांडे जी कभी महापौर होती थी, उसके बाद बीजेपी की एक और प्रत्याशी वहां से महापौर थी। तो संगठन लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी वहां काफी मजबूत रही है। लेकिन यह भी स्मरण रखना बहुत अनिवार्य है डॉक्टर अवधेश जी कि ये इसमें शक नहीं
कि विष्णुदेव साय जी की जो नीतियां हैं, नंबर 1 महतारी वंदन, नंबर 2 भूमिहीन कृषकों को मिलना, नंबर 3 मुख्यमंत्री के जो 25 किलो चावल है, ये ऐसे विषय है। बाकी अन्य जो भी है आवास से लेकर के, ये इतना इम्पैक्ट ग्रास रूट लेवल पर है कि जिसका मतलब कांग्रेस को यहाँ मंथन करना पड़ेगा अपने आप को पुनः इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन सरोज पांडे जी का जो साथ है वो दुर्ग में काफी उनका कद काफी बढ़ गया और छत्तीसगढ़ की स्टेट की राजनीति में एक नए विजेता के रूप में पुनः सरोज पांडे जी स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, ये बीजेपी की बड़ी जीत चुनौतियों के साथ आई है, इस बात को मानना पड़ेगा। रवि जी मौजूद है हमारे साथ, उनसे जरा एक बार एक सवाल लेते हैं। रवि जी, कांग्रेस की हार हुई है साहब, इसमें तो मतलब कोई अब कुछ इवेंट बट है नहीं, 2:45 का वक्त हो चुका है। कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, क्या हार की समीक्षा की जाएगी? और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस संगठन एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो इस बदलाव का अंदेशा क्या कांग्रेस के नेताओं को था कि साहब मैं क्यों क्रेडिट लूं जीत हार का, नई परिषद बनेगी उस समय देखा जाएगा? रवि जी देखिए, एक बात तो है कि कांग्रेस की जो अभी पोजीशन बनी हुई है, हार बहुत सारी जगहों पे हमारी हो रही है, तो समीक्षा तो हम करेंगे और समीक्षा करके सीट वाइज समीक्षा करेंगे, निगम के हिसाब से करेंगे, पालिकाओं पर करेंगे, एक एक वार्ड के हिसाब से चर्चा होगी कि कहाँ क्या होना था, क्या हमने किया और क्या कमी रह गई। पहली बात। दूसरी बात, एक बात सत्य है जिसको आज आप नकार नहीं सकते, वो सबसे बड़ी चीज है धनबल। आज अगर सत्ताधारी लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उन लोग अपनी सारी चीजें लगा देते हैं। आखिरी दिनों में ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है कि यहाँ कंबल बढ़ गए, वहां साड़ी बढ़ गई, एक एक वोट के हिसाब से लोगों के घरों में पैसे पहुंच गए। मुझे बताइए तो सही, देश आखिर जा कहाँ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, अभी एक बात चर्चा हो रही है महतारी वंदन की, आज इस बात के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या हम लोग इस तरह से अगर अपनी चीजों को, अपने रिसोर्सेस को देते चले जाएंगे तो आखिर देश पहुंचेगा कहां? क्या इसके बारे में कोई विचार नहीं करेगा? इस बारे में भी मिश्रा जी आप समझिए, विचार होने चाहिए। आप एक बात समझिए, हम एक ऐसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक समय के बाद सिर्फ अंधेरा दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। विचार मंथन होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी पूरी चीजें परफेक्ट रही होंगी, निश्चित कुछ कमियां हमारे अंदर रही होंगी जिसके कारण ये परिणाम मिला है, लेकिन इस कदर भी कमियां नहीं थी कि इतना बुरा परिणाम मिलेगा। इतना तो नहीं था, इतने तो कैलकुलेशंस हमारे भी नहीं थे। कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह आखिर ईवीएम के ऊपर भी उठता है, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। कई बार ये बातें निकल करके आती है, इस कदर पैसे बट रहे हैं लेकिन शासन इनका है, प्रशासन इनका है, कौन किसको बोले, इनकी तो जो मर्जी आ रही है वो चल रहा है। तो आखिर इसके बारे में भी तो हमको बात करनी चाहिए कि आखिर देश प्रदेश हम जा कहाँ रहे हैं और इस तक अगर इसी दिशा पे चलेंगे तो आखिर पहुंचेंगे कहाँ? उमेश जी जवाब दीजिए, क्यों आप लोग धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव जीते हुए? सीधा सवाल, जवाब दीजिए। नहीं चलेगा ऐसा काम, पैसे बांट रहे आप गंभीर आरोप पे, बताइए जरा। देखिए, ये हजार बहाने बनाते हैं और अपने नहीं, सवाल है उनका, बहाना नहीं है, सवाल है। मैं जवाब दे रहा हूँ, गंभीर सवाल है, पढ़े लिखे विद्वान है। अरे मैं बहुत गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। ये हजार बहाने बनाते हैं, अपने ही बहाने में उलझ जाते हैं। अभी महतारी वंदन पर बहुत ज्ञान दे रहे थे कि देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे थे भैया? जब हमने घोषणा की, घोषणा पत्र आया महतारी वंदन का, उसके ठीक 2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत ही खूबसूरत फोटो के साथ आपने बकायदा कौन सी योजना, महालक्ष्मी योजना, 1200 रुपए की आग बंद करके किए थे, नींद में किए थे। कौन सी घोषणा किए थे? तब आपको ख्याल नहीं आया आप कहाँ जा रहे हैं? और आज यहाँ पर आकर के उसी बहाने को बना करके डिफेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल होता है विश्वास का। आप सीधे सीधे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि जनता के विश्वास के पैमाने पर आप खरे नहीं उतर पाए? और उसके पीछे कारण है बीते 5 वर्ष जब आपकी सरकार रही, जो आपने वादा किया था शराबबंदी से लेकर के तमाम वादे, आप लाख कहे कि हमने पूरे कर दिए वादे, ये वादे कर दिए, ये वादे पूरे कर दिए, लेकिन जनता सब देखती है, जानती है, समझती है और विश्वास के पैमाने पर
कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। अब लाख बहाने बनाइए, ठीक है। अपने आप को दिलासे देते रहिए, और आपको यही नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप उस अंधकार में खोजते रहिए चल कि मैं आप आखिर जा कहां रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी यही सवाल ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे इस सवाल को सुन के और जवाब को भी। डॉक्टर साहब चाय पी लीजिए आराम से। मैं जरा विवेक का रुख कर लेता हूँ। विवेक भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है इस फील्ड के, जरा उनसे भी एक बार समझ लेते हैं कि विवेक देश जा कहां रहा है। चुनावी जीत हार के बाद ये सवाल अवश्य निकल के आता है कि साहब धन बल हो, सत्ता बल हो, सत्ता का दुरुपयोग हो, तमाम तरह की बातें निकल के आती है विवेक। कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पीच वो तैयार करके लाए घर से, क्योंकि साहब देखिए जब भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री थे तब हम लोग यही सवाल करते थे कि देखिए आप निकाय चुनाव में तो रमन सरकार में भी खूब दमदारी से थे, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज आपको मिला। तब रवि जी और जो वरिष्ठ प्रवक्ता थे वो इस बात को कहते थे कि नहीं साहब भूपेश बघेल जी पर ही मुहर लगा दी है जनता ने। अब लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे कि साय सरकार का जलवा चला है, विष्णुदेव साय को एक्सेप्ट फिर से कर लिया अगेन एंड अगेन। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि विपक्ष को ये भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से इस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने हराया है। पुतले फूके जा रहे थे तब भी कांग्रेस कह रही थी कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। और फिर बीएसटीवी के कैमरे से हमने ये भी दिखाया था कि अंदरूनी कलह चल रही है, इसको रोक लीजिए। पर कहीं ना कहीं इस पर अवधेश जी, कहीं ना कहीं चाहे वो दीपक बैज हो या कांग्रेस को जो लीड कर रहे हैं उसको उन्हें काम करना होगा इस विषय पर कम से कम। अवधेश जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। डॉक्टर साहब मैं आपके जरिए दर्शकों को इस बात को बताना चाहूंगा कि रवि जी ने एक लाइन कही कि हार तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी हार की उम्मीद नहीं थी, और इन्होंने धन बल और सत्ता बल पे फोकस किया कि ये एक बड़ी वजह रही कांग्रेस की हार की। जरा इसकी समीक्षा कर दीजिए डॉक्टर साहब आप। रवि जी के विचारों से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी कितने भी रहे, चाहे पार्षद या फिर महापौर के लिए चुनाव लड़े, उनके जो बड़े लीडर लोग हैं या उनके संगठन की तरफ से जो आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था या संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए था वह नहीं दिखा। और बड़े नेता आपस में जो 2013 के विधानसभा चुनाव में छत्रकों में अलग अलग एरिया में बटे हुए नजर आए, लेकिन 18 में यूनाइट नजर आए थे, उस तरह का एक एटमॉस्फियर भी नहीं था और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी किसी की। एक पीसीसी अध्यक्ष की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कह सकते और जिला अध्यक्ष की तरफ डाल देगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी भी लीडर में नजर नहीं आ रही थी। रही बात कि फ्रीविस की, तो फ्रीविस के ऊपर लेटेस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का तो टिप्पणी आया ही है, लेकिन ये भी सच है इस पे पहले गंभीर टिप्पणी है। राजनीति अर्थशास्त्र दूसरी जगह है। अर्थशास्त्र में गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। आड़ा तिरछा चले तो हाथ पैर टूटना है, यह तो सत्य है। और अभी जिस तरह से अमेरिका में टैरिफ की बात हो रही, हम लगभग 3 लाख करोड़ रुपया तो वहां पर अभी के आयात निर्यात टैरिफ के मसले के ऊपर समीक्षा कर रहे हैं, तो इसमें का तो घाटा साफ नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा आपके पास, समय रहा तो मैं जरा रवि जी का एक बार रुक कर लेता हूं, फिर मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। रवि जी ठीक है, आप समीक्षा करेंगे, समीक्षा होनी भी चाहिए कि उमेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उसका ये हस्र हो जाए कि सीधे चुनाव में 10 में से 10 सीट बीजेपी जीत जाए, तो गंभीर बात तो है। लेकिन समीक्षा के साथ क्या कुछ इसका असर होगा, मैं इसलिए सवाल ले रहा हूं आपसे क्योंकि एक तो आप विद्वान पढ़े लिखे प्रवक्ता है। 2023 में भी हार हुई, समीक्षा के लिए कमेटी बनी, कमेटी ने भी कुछ काम किया, रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई। लोकसभा में भी हार हुई, उपचुनाव में भी हार हुए, ये समीकरण फिट बैठ क्यों नहीं रहा है कांग्रेस का? देखिए इंटरनल समीक्षाएं होती है और इस तरह की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। आपसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है,
हमारे जो नेतृत्व है जिला के उनके साथ बैठक होती है और जो प्रभारी हैं उनके साथ बातचीत होती है और हर जगह की सीट की अनुभव कहाँ क्या हो गया, कहाँ किस तरह से हमसे कमी रही या कहाँ किस तरह से हमारे प्रत्याशियों पे दबाव बनाया गया, सारी चीजें जब टेबल पर आती हैं तो उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं और फैसले लिए गए हैं। अभी आप देखिए कल ही की बात है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को महासचिव बनाया गया, उनको पंजाब का प्रभार दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय भूपेश बघेल साहब को बधाई भी दूंगा। तो आखिर पार्टी शीर्ष नेतृत्व हर चीज के ऊपर विचार कर रहा है और समय समय पर जब लगता है कि कोई फैसला लिया जाना चाहिए उस फैसले को लिया जाता है। अगर आप बात करिए पिछले 1 वर्षों में तो हर 3 महीने में एक चुनाव हुआ है, हर 4 महीने में एक चुनाव आया है। पहले एक चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा आए, उसके बाद स्थिति यह बनी कि उपचुनाव की स्थिति बन गई। अभी हम नगर निगम के चुनाव से जूझ रहे हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं में उत्साह था, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊपर था, लेकिन मैंने कहा न कि संसाधन कहीं ना कहीं धन बल, कहीं ना कहीं प्रशासन का जो भारतीय जनता पार्टी ने चीजें की है उसकी कमी रहने के कारण कहीं ना कहीं हमें इस तरह की चीजें देखनी पड़ी। ठीक है, मैं जब फाइनल कमेंट में उमेश जी से ले लेता हूं। उमेश जी, जब बता दीजिए कि क्यों वही सवाल धन बल, गंभीर सवाल उठ रहे, जवाब दीजिए जरा। कांग्रेस अपना काम कर रही है लेकिन आप लोग, कांग्रेस के लोगों को धन ही धन दिखता है तो अब हम क्या करें। इनके पूर्व विधायक आरोप लगा चुके हैं तो कि कांग्रेस में टिकट खरीद फरोख्त होती है। इन्होंने हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। बिल्कुल इन्होंने हमारे अकाउंट फ्रीज किए। रवि जी 1 मिनट, उमेश जी कांग्रेस के पूर्व विधायक कह चुके हैं कि कांग्रेस में टिकटों की खरीदी बिक्री होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्षद चुनाव में राजीव भवन में जाकर के रात को 12 बजे चीख करके कहते हैं कि भैया टिकट बेच रहे हैं। अब ये टिकट बेच रहे थे कि क्या कर रहे थे ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। और इसीलिए बार बार धन 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 की आवाज कांग्रेस की तरफ से निकल करके आती है और इसीलिए वो प्रत्याशी की घोषित भी नहीं कर पाते। शायद बोली लगी नहीं होगी, सौदा जमा नहीं होगा, टिकट की बिक्री हो नहीं पाई होगी। तो ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है। बहरहाल परिणाम जनता के आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने है और हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी दुगनी हो गई है। हमें छत्तीसगढ़ के विकास में जुटना है, ट्रिपल इंजन की ताकत के साथ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। अब कांग्रेस समीक्षा करे ना करे, इनके नेता आपस में नजरें मिलाए ना मिलाए, भूपेश बघेल को यहाँ से पंजाब भेजे, दिल्ली भेजे, हमें उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं खूबसूरती भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अवधेश मिश्रा साहब, हमारे स्टेट एडिटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से हमारे दर्शकों तक आप पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं और सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।